हिस्ट्री का फिल्म से स्पेशल डिवीजन दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार भारत में राष्ट्रीय दरबार होता है। इंग्लैंड की महारानी के राजतिलक की शोभा सजाते थे। इसका आयोजन दिल्ली के कोरो नेशनल पार्क में किया जाता था। सन 1877 से 1911 के बीच 3 बार दरबार लगी थी। सन 1911 में एक दरबार एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम इसमें आए थे। 1877 में दिल्ली दरबार, तो 1877 में 1876 में शाही पद अधिनियम आया। शाही पद अधिनियम जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साक्षी घोषित किया गया। 1 जून 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसमें लॉर्ड लिट्टन ने आयोजित किया था। सार्वजनिक तौर पर 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसके साथ ही महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। 1876 और 78 में दक्षिण भारत में अकाल था। इस दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया। इस कारण इसका विरोध होने लगा और कोई भी भारतीय जनता के हित में निर्णय नहीं लिया गया था। महारानी विक्टोरिया का संदेश के अंश कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज है। तो महारानी विक्टोरिया का संदेश जो है वो कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज है। इसमें महारानी ने कहीं यह अवसर हमारे बीच में मधुर संबंध स्थापित करेगा। 1903 का दिल्ली दरबार 1877 का था, फिर 1903 का इसे लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया। तो इसे लॉर्ड लिट्टन ने लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलिजाबेथ को भारत का सम्राट सामग्री घोषित किया गया। सम्राट स्वयं इस दरबार में न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कर्नाट को भेजा। यह सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था। इस सम्राट को 1 सप्ताह तक आयोजन किया गया था। इसमें अस्थायी नगर बसाए गए। अस्थायी रेल, डाक तार, पानी, बिजली, अस्तबल आदि इसमें थे। इसमें स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन के नेतृत्व में किया गया। इसमें सभी खर्चीले दरबार यही था, सबसे अधिक खर्चीला दरबार था। यह दरबार केवल शक्ति प्रदर्शन था। इस दरबार में भारतीय जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। 1911 का दिल्ली दरबार, इसे लॉर्ड हार्डिंग ने आयोजित किया 1911 में। और जॉर्ज पंचम महारानी विलियम मैरी को भारत का इसमें सामग्री घोषित किया गया। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। जॉर्ज पंचम स्वयं उपस्थित हुए थे। सम्राट 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया। तो सम्राट को 8 मेहराब वाला एक मुकुट पहनाया गया जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात जकड़े थे। पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मैरी को हार उपहार स्वरूप दिया गया। दिल्ली में वर्तमान में कोरो नेशनल पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार लगते थे। ये दरबार बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सम्राट के द्वारा लिए जाते थे, लेकिन इसमें कोई निर्णय लिए ही नहीं। प्रथम में बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 1911 में विभाजन रद्द कर दिया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया। इसमें बंगाल में क्या है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम में कमिश्नरी क्षेत्र थे। निर्णय दूसरा था इसमें 1911 में दिल्ली हस्तांतरित करने का निर्णय। राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई।
फिर निर्णय में क्या हुआ, जॉर्ज पंचम 1911 में आया, जिसमें 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई। तो 15 दिसंबर में 1911 में रखी गई थी नींव दिल्ली की राजधानी। 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। दिल्ली को राजधानी बनने के कारण तो सर्वप्रथम विश्व युद्ध का माहौल था, और प्रथम विश्व युद्ध का माहौल बन रहा था इसलिए, और सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली राजधानी सुरक्षित थी। दिल्ली की अवस्थिति मध्य में है और दिल्ली पूरे भारत पर नियंत्रण करना आसान है, इसीलिए। राजनीतिक इतिहास रहा है, बंगाल और राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ बन गया था, इसलिए नई दिल्ली के दक्षिण में 1911 में नई दिल्ली की नींव पड़ी। तो दिल्ली के दक्षिण में 1911 में नई दिल्ली की नींव पड़ी, और नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने का कार्य ब्रिटेन के वास्तुविद एडविन लुटियन ने हार्वर्ड बैंकर के साथ मिलकर किया। तो नई दिल्ली बनाई उन्होंने ब्रिटेन के वास्तुविद एडविन लुटियन, हार्वर्ड ने मिलकर किया। 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया, और नाम कब दिया, 1927 में। 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। जनगणमन विवाद है। सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन गाया गया। तो 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव भी पारित हुआ, और एक गीत बच्चों द्वारा जॉर्ज पंचम के सम्मान में गीत बादशाह हमारा गाया गया है। इस गीत के रचयिता रवि राजभूज चौधरी थे। बंगाल के अंग्रेजी अखबार में छपा था और कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम का स्वागत प्रस्ताव पारित हुआ और जनगणमन गाया गया। इस कारण विवाद हो गया। फिर नेहरू काल, इसमें भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जन्म हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इस विभाजन में अंग्रेजों ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो वे पाकिस्तान चले जाएं, और जिन्हें भारत में रहना है तो भारत रह सकते हैं। इसके अलावा उससे यह भी कहा कि जिससे स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र है। जैसे कश्मीर राजा हरि सिंह दूरदर्शी नहीं थे, और हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, और शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह ने कश्मीर में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय जो पाकिस्तान के कश्मीर पर हमला कर दिया, जहां कबालियों को भेष में आतंकवादियों को भेजा गया था। हरि सिंह नेहरू के पास मदद मांगने के लिए आए, और सरदार पटेल ने हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र हस्ताक्षर कराए, और सेना की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मानी से लेकर कश्मीर भेज दिया गया। ये युद्ध 1948 में तक चली थी। जब हमारी सेना कश्मीर में पहुंची तब पाकिस्तान ने 30% हिस्से यानी पीओके पर कब्जा कर चुका था। वहीं भारत पाक सीमा निर्धारण कहा गया। जवाहरलाल नेहरू के ने इस मुद्दे पर यूएनओ में ले जाए गए। यह यूएनओ जाना नेहरू की बड़ी गलती साबित हुई। यह मुद्दा आज तक यूएनओ में अटका है। शेख अब्दुल्ला के कहने पर हरि सिंह ने भारत से कश्मीर के लिए अलग संविधान बनाने की मांग की, जिसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई। इसमें कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, और कश्मीर में भारत का कोई संविधान लागू नहीं होगा। किस तरह की शर्तें थी उसमें। यहाँ राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं होंगे। दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर बसेंगे नहीं सकते, और ना ही यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। संविधान शर्तें यह भी था कि पाकिस्तान का कोई लड़की जम्मू कश्मीर में आकर शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं दी जाएगी।
इस प्रकार की विवादित शर्तें थी। हरि सिंह की मृत्यु के बाद जम्मू कश्मीर की बागडोर शेख अब्दुल्ला ने संभाली। शेख अब्दुल्ला के बाद उसके पुत्र फर्रुख अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर संभाली। फर्रुख अब्दुल्ला के बाद उसका पुत्र अब्दुल्ला ने कश्मीर की बागडोर। वर्तमान में कश्मीर को खास दर्जा देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जम्मू तथा लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत चीन समझौता। भारत को आदेश इस बात का है कि अगर वह चीन से युद्ध न तो भारत की स्थिति की काफी हद तक सही हो जाएगा। भारत चाहता था कि किसी भी तरह चीन से युद्ध टाला जाए। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सोचा कि हम किसी प्रकार से चीन के साथ युद्ध को टाल देंगे। उन्हें चीन के साथ समझौता किया, जिसे पंचशील समझौता कहते। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। यह समझौता 20 साल तक होना था, लेकिन चीन ने 6 साल तक के लिए किया। 20 साल के लिए होना था, 6 साल तक के लिए हुआ। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रपति चाउ मेनन लाई के साथ हुआ था। ये पंचशील समझौता 5 बात कही गई थी। इस समझौते में यह बात कही गई थी कि कभी भी भारत चीन के बीच युद्ध न हो सके। उस समय हमारे भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे। इसके पास भारत का परमाणु विभाग था। तो वैज्ञानिकों होमी जहांगीर भाभा थे जिनके पास परमाणु विभाग था। उन्होंने कहा कि 20 साल में परमाणु बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पंचशील समझौते की 5 शर्तें। एक दूसरे की अखंडता पर ध्यान देना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे पर युद्ध नहीं करना, आंतरिक मंच पर एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के समान लाभ पहुंचाना। इसी समझौते में हिंद चीन और भाई भाई का नारा दिया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह युद्ध को रोका जाए और आपसी समन्वय बनाया जाए। इस बीच नेहरू ने एक बड़ी गलती की और जब चीन तिब्बत पर कब्जा किया तो नेहरू ने उसे आंतरिक मामला कहा, लेकिन यही बात जब जम्मू कश्मीर पर आई तो चीन ने यह कहकर टाल दिया कि इसका आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे तो उसके बाद उस पर विचार करेंगे। इसी आड़ में चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया और भारत कुछ भी नहीं कर सका। तिब्बत में धर्मगुरु दलाई लामा भारत में हिमालय प्रदेश में धर्मशाला में शरण ले ली। 1960 में चीन ने 5 फिंगर रूल लागू करके 5 फिंगर रूल के तहत चीन तिब्बत की हथेली मानता है और नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को उनकी उंगलियां मानता है। फिर बार बार चीन भारत की घुसपैठ करता है। चीन का पूरा प्लान 1962 का और उसके बारे में नेहरू थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा सके। चीन अपना घुसपैठ जारी रखा और चीन ने आर्मी को तिब्बत में भेजने लगा, वहां से अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। फिर नेहरू नेपाल गए तो काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी पंचशील समझौते के बावजूद क्यों चीन ने भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो नेहरू ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वैसे भी मैं भारतीय सेना को आदेश दिया है कि कोई भी अगर भारत में घुसे तो उसे बाहर कर दिया जाए। चीन ने कहा कि युद्ध की धमकी है और अपनी सेना को भेजकर भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश तथा कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र चीन ने वापस कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के 10% क्षेत्र जिसमें चीन ने वापस नहीं किया, चीन उसे अक्साई चीन बताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। ताइवान एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन हमेशा उसे अपना राज्य बताता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे वन चाइना पॉलिसी स्वीकार करना पड़ता है। 1997 में हांगकांग जो ब्रिटेन के अधीन था, वह चीन ने
उस पर अधिकार कर लिए। तो 1997 में हांगकांग जो ब्रिटेन का था उसमें चीन ने अधिकार कर लिया। 2000 में मकाऊ जो पुर्तगाल के अधीन था, चीन ने उस पर भी अधिकार कर लिया। 2017 में भूटान की चुम्बी घाटी में जो स्थित डोकलाम पर चीन का अपना अधिकार बताने लगा और भारत में विरोध के कारण चीन को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारत की रक्षा की जिम्मेदारी भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भारत पाक युद्ध। तो अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 1948 में इसने 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, पीओके कहते हैं। 1956 को पाकिस्तान ने खुद इस्लामिक राष्ट्र को घोषित किया 1956 में। 1965 को भारत पाक ताशकंद समझौते के द्वारा समाप्त हुआ। 1971 में भारत पाक बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था 71 में। इसे बांग्लादेश पहले पूरी पाकिस्तान था, किंतु भारत के सहयोग से मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान ने 93,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध समझौता के बाद समाप्त हो गया। 1972 में पाक और बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन गए। तो 72 में 2 अलग अलग देश बन गए। 1984 में पाकिस्तान ने विश्व मंच पर सबसे ठंडा युद्ध है युद्ध का मैदान सियाचिन में घुसपैठ कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत और राजीव चलाया। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया सियाचिन में और राजीव चलाया। 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल के घुसपैठ किया और भारत ने ऑपरेशन विजय कारगिल में चलाया, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर चलाया था। 1984 में स्वर्ण मंदिर में घुसे सिख विरोधियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो सिख विरोधियों के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार था। 2008 में ताज होटल में घुसे आतंकियों को निकालने की ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो ताज होटल के लिए ब्लैक टोर्नाडो चलाया गया। फिर कोरिया युद्ध। कोरिया प्रायद्वीप 2 भागों में बटा है। तो कोरिया के लिए है कोरिया प्रायद्वीप 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें उत्तरी कोरिया रूस के साथ है और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के साथ है। पूरे कोरिया पर किम ओम जोंग ने कब्जा कर लिया और किम ओम जोंग का पुत्र किम जोंग इल ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। इन दोनों देशों में हथियारों की पूर्ति अमेरिका और रूस करते हैं। इन दोनों के बीच 1950 और 53 तक 3 सालों तक युद्ध चले और जिसे कोरिया युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के फलस्वरूप 38 डिग्री समानांतर रेखा दोनों की सीमा बन गई। 38 डिग्री सीमा रेखा वर्तमान में किम जोंग उन कोरिया का शासक था। वियतनाम युद्ध। तो वियतनाम में भी कोरिया संकट के बाद रूस और अमेरिका वियतनाम में प्रवेश कर गए और वियतनाम को 2 भागों में बांटा, जिन दोनों भागों में ऊपरी वर्चस्व बनाने के लिए 1955 में युद्ध प्रारंभ हुआ और 75 तक चला। इस युद्ध में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर 27 करोड़ का बम गिराया और वियतनाम की जनता हो ची मिन के नेतृत्व में एक हो गई। हो ची मिन के नेतृत्व में एक हो गई और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली 17 डिग्री समानांतर रेखा समाप्त करके एक हो गए और हो ची मिन को यून लॉक हो कहते हैं। फिर क्यूबा संकट 1961 का क्यूबा संकट। क्यूबा अमेरिकी पड़ोसी देशों है जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें लगा रखी थी, किंतु अमेरिका ने वहां के फिडेल कास्त्रियो की सरकार पर दबाव डाला और रूस को पीछे हटा दिया। क्यूबा संकट। इराक ईरान युद्ध 1980 और 88 में इराक और ईरान युद्ध हुए।
80 से 88 में। इराक ईरान दोनों ही युद्धों में रूस के समर्थक थे, किंतु दोनों में आपसी वर्चस्व को बनाने के रखने के लिए दोनों किसके रूस के सहयोगी थे। लेकिन अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे में युद्ध कर दिए और ये युद्ध 80 से 88 तक चला और युद्ध में इराक विजयी रहा और 88 में युद्ध विराम हो गया। फिर कुवैत इराक से इसमें तेल चोरी के कारण कुवैत के कर्जे से बचने के लिए कुवैत पर हमला किया। तो कुवैत इराक तो कुवैत के कर्ज से बचने के लिए कुवैत पर हमला हुआ, जिसमें इराक ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर आक्रमण कर दिया और 4 अगस्त 1990 को कुवैत को जीत लिया। खाड़ी युद्ध 1990 से 91 तक चले खाड़ी युद्ध, और सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अधिकार कर लिया, अतः कुवैत के बचाव में यूएनओ अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना ने ऑपरेशन डेस्ट्रॉय स्टॉर्म के तहत इराक पर आक्रमण कर दिया और सद्दाम हुसैन की सत्ता का अंत कर दिया और युद्ध में खाड़ी युद्ध कहते हैं। IC-414 विमान हाईजैक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का जहाज IC-814 अपहरण कर लिया गया। इस लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने विमान को छोड़ने के बदले खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और उसके 2 साथियों को छुड़वा लिया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने 2011 में भारत की संसद पर हमला किया और 2001 में अभियुक्त अफजल गुरु 2012 में फांसी दे दी गई। इसी आतंकी संगठन ने 26 नवंबर 2008 को इसी आतंकी संगठन ने 2008 में ताज होटल हमला और नरीमन हाउस सीएसटी स्टेशन पर हमला और एनएसजी के कमांडो ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो द्वारा इसे समाप्त किया गया। अब विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई रीति रिवाज अपना लेना। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के रोनेसा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली का शहर फ्लोरेंस में हुई। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध कवि दंते ने की और उन्हें पुस्तक डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की कल्पना का वर्णन किया। डिवाइन कॉमेडी में पुनर्जागरण इटली में से भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि इटली मध्य में पड़ता था और जिस कारण से अत्यधिक व्यापारिक लाभ हुआ। वहाँ के लोग धनी हो गए और इससे विज्ञान कला क्षेत्र अत्यधिक विकास हुआ। तो कुस्तुतिनिया पर तुर्की का अधिकार। कुस्तुतिनिया क्या है? तो ये बैजेंटियन साम्राज्य की राजधानी थी। बैजेंटियन साम्राज्य जो है उसकी राजधानी थी, ईसाइयों का एक प्रमुख केंद्र था। कुस्तुतिनिया पर मुस्लिम राष्ट्र तुर्की ने अधिकार कर लिया था। कुस्तुतिनिया के विद्वान लोग अपनी कला, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि बचाने के लिए इटली में शरण ले ली और इससे इटली के लोग नए विचारों से परिचित हुए। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण तो मुस्लिम और ईसाई भी धर्म युद्ध हो गए। इससे ईसाई पराजित हो गए और वे शरण लेने के लिए नई जगहों पर खोजने गए। उन्हें अपने विचारों में सुधार आया और नए विचार मिले। कुस्तुतिनिया पर तुर्कियों का अधिकार होने के कारण कुस्तुतिनिया पर तुर्कियों का अधिकार हुआ, जिससे यूरोपीय लोग शरण लेने नई जगह पर खोज में गए और यूरोप में नई वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए, जैसे कि दिशा सूचक यंत्र और कंपास। यूरोप में छापिया खाना की खोज की गई, जिससे विचारों को फैलाने में आसानी हुई। तो पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है? तो लोगों को धार्मिक विषय के स्थान पर विज्ञान, दर्शन, भूगोल विषयों को पढ़ने का अध्ययन
पढ़ने पर ध्यान दिया लोगों ने। लोग पारलौकिकवाद यानी मोक्ष प्राप्ति पर, सामाजिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लगे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास उठ गया और पुनर्जागरण के बाद लोग किसी विचार या तार्किक विचार पर तर्क करने लगे। तो साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। दांते ने कौन सी डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी? प्लूटार्क ने कैलेवियर टेंडर्स नामक पुस्तक लिखी। मैकियावेली ने द प्रिंस आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसी पुस्तक लिखी। बेकेसिये ने डेकमोरेन कहानी लिखी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण, तो स्थापत्य में सेंट पियर गिरजाघर, सेंट पियर है गिरजाघर रोम में, तो सेंट पियर गिरजाघर लंदन, सेंट मार्क गिरजाघर बेसिन और गिरजाघरों का पुनर्निर्माण के समय हुआ। चित्रकला क्षेत्र में पुनर्जागरण, तो राफेल ने मेडोना नामक चित्रकारी बनवाई तथा लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा तथा द लास्ट सपाट नामक चित्रकारी बनाई। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण, टॉलमी के विचार के अनुसार सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, किंतु पुनर्जागरण के बाद उसके विचारों को काट दिया गया। तो टॉलमी के विचार जो था उसको काट दिया गया। कोपरनिकस ने अपना मत दिया, बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। कोपरनिकस ने बताया। कैप्टन जर्मन केपलर क्या है? जर्मन। इन्होंने ग्रह की गति के नियम दिए, ग्रहों की गति, ग्रह गति कर रहे हैं, जो केपलर ने बताया। न्यूटन जर्मनी के थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। फिर गैलीलियो थे, इन्होंने दूरबीन बनाई। और मार्को पोलो, ये कुतुब नाम था, दिशा सूचक यंत्र कंपास बनाया मार्को पोलो। इसने पृथ्वी की शायद पूरी चक्कर लगाया था। रोजर मॉर्कर इंग्लैंड ने सूक्ष्मदर्शी बनाया, रोजर मॉर्कर ने इंग्लैंड में। है पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण के बाद मान्यता में कमी आई और लोग नए जगहों की खोज करने लगे, जिस कारण नए नए उपनिवेश बनाए गए। इस्लाम धर्म पिछड़ने लगा और ईसाई धर्म आगे बढ़ने लगा। तो धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। धर्म सुधार आंदोलन का कोई तत्कालिक कारण नहीं था। धर्म सुधार आंदोलन ईसाई धर्म में मौजूद बुराइयों के विरोध का आंदोलन था। तो तत्कालिक कारण नहीं था, बस ईसाई धर्म की बुराइयों को आंदोलन था, बुराइयों के विरुद्ध। ईसाई धर्म में कैथोलिक पॉप के विरुद्ध सर्वप्रथम जर्मनी के निवासी मार्टिन लूथर किंग ने आवाज उठाई। तो जर्मनी के निवासी थे मार्टिन लूथर, और ईसाई धर्म के जो कैथोलिक पोप हैं उनके विरुद्ध था आवाज उठाई। 1530 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट नामक एक ईसाई धर्म की एक नई शाखा बनी। कैथोलिक पहली थी और प्रोटेस्टेंट नामक एक नई शाखा बनी। मार्टिन लूथर किंग के कारण भी धर्म सुधार आंदोलन सफल हुआ। धर्म सुधार के प्रभाव के चर्च के प्रभाव में कमी आई। चर्च का जो प्रभाव था उसमें कमी आई। कैथोलिक धर्म को मानने वालों में कमी आई। प्रोटेस्टेंट के कारण हुआ, तो चर्च के प्रभाव में कमी आई और कैथोलिक धर्म के प्रभाव में कमी आई। पोप की शक्ति कम हो गई और राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। चर्च की बुराई में कमी आई। प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति किस तरह से थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी इंग्लैंड में हुई थी। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के संसाधन अत्यधिक वृद्धि हुई और इसे नए उद्योग धंधे लगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण
तो इंग्लैंड में उपनिवेश अधिक थे। इंग्लैंड के उपनिवेश यानी दूसरों को गुलाम बनाने वाले क्षेत्र अधिक थे। इंग्लैंड में लोहा, कोयला इत्यादि आसानी से मिल जाता था। तो जिसे उपनिवेश बनाए थे वहीं लोहा, कोयला वहाँ से मिल जाता था। इंग्लैंड अपने उपनिवेश से ही कच्चा माल प्राप्त करता था। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए जिसमें उद्योग बढ़ा और फ्लाइंग शटल, स्पिन जैसे नामक यंत्रों ने सूत काटना, धागे बनाने का कार्यक्रम किया। इंग्लैंड किसी युद्ध में उतना ही पड़ता था जिसके लिए उसका व्यापार हित मिल सके। तो इंग्लैंड किसी युद्ध में कितना उतना ही पड़ता था जिससे उसे व्यापार लाभ मिल सके। इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास धन की कमी नहीं थी। तो इंग्लैंड के जो पूंजीपति उनके पास धन की कमी नहीं थी, जिस कारण उद्योग बढ़ते गए। इंग्लैंड बाजार के रूप में अपने उपनिवेश थे। उपयुक्त कारणों से इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति हो और उस समय इंग्लैंड विश्व का उपभोग शाखा कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, कच्चा माल, सस्ता श्रम, बाजार के लिए यूरोपीय देशों के नए नए उपनिवेश बनने की होड़ लग गई। कृषि प्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई। नए यंत्र बनने की होड़ शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति के दौरान बने यंत्र, सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल, सूत काटने के लिए फ्लाइंग शटल, स्पिन जेनी, बाहर क्रेन तथा म्यूल जैसे यंत्रों की खोज हुई। इसी क्रांति के दौरान स्टीमर, रेल इंजन और सिलाई मशीन की खोज हुई। तो स्टीमर हुआ, रेल इंजन हुआ और सिलाई मशीन की खोज हुई। इसमें औद्योगिक क्रांति के लाभ क्या हुए? लोगों की जीवन शैली उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति की हानि, तो समाज का नैतिक पतन हो गया। छोटे किसानों का अंत हुआ। गृह व्यापारी यानी छोटे उद्योगों का अंत हुआ। समाज दो भागों में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। इसका प्रसार कहाँ तक था? औद्योगिक क्रांति का विस्तार जर्मनी में था, फ्रांस में, इटली में, यूएसए होते हुए पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक लाभ कपड़ा उद्योग को हुआ। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जर्मनी था। तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी उस समय जर्मनी था, जिस कारण इंग्लैंड और जर्मनी हमेशा विवाद होता रहता था। यही विवाद प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई। इंग्लैंड क्रांति 1688। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति, गौरव क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा ग्लोरियस क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त एक बूंद भी नहीं बहा। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम ने सलाहकारों का एक परिषद यानी मंत्री का गठन किया। 11वीं सदी में हुआ थी और सलाहकारों की एक परिषद, मंत्री परिषद बैठाई, जिसे क्यूरिया जेरस कहा गया। 1215 ईस्वी में राजा जॉन की नीतियों से आसक्त होकर सामंतों ने एक घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा तैयार किया। उसे राजा जॉन से जबरदस्ती स्वीकार करा लिया। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार परिषद के अनुसार कार्य करना होगा। तो ये 1215 में हो गया कि राजा सलाहकार के अनुसार कार्य करेगा। 1485 से लेकर 1603 तक ट्यूडर वंश का शासन रहा। इस वंश का शासन अत्यंत निरंकुश था। इस वंश के शासकों ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा भूल गई और 1603 से 1714 ईस्वी तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इस वंश के पहले शासक जेम्स प्रथम 1603 से 1625 तक के समय में राजा एवं संसद के बीच
विवाद होने लगा, क्योंकि इस अवधि में पुनः जागरण शुरू हो गया था। तो जनता तथा राजा के बीच विद्रोह बढ़ गए और जनता राजा के निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम राजा बना और 1625 से 1649 तक रहा। चार्ल्स प्रथम के समय जनता खुल के विद्रोह करने लगी, क्योंकि चार्ल्स प्रथम नया नया कर लगाया था और जनता राजा के बीच विद्रोह गृह युद्ध का रूप ले लिया और इंग्लैंड में इस गृह युद्ध को दो गुट बन गए। पादरी जमींदार राजा का एक गुट में थे, जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। जनता, व्यापारी और संसद एक गुट में थे। तो व्यापारी, जनता और संसद एक गुट में थे, जिसे राउंड हेल्ड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व कॉमवेल्स कर रहा था। इस गृह युद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दी। तो राजा को इसमें फांसी दे दी गई थी। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा कॉमवेल को बनाया गया। प्रारंभ में कॉमवेल संसद के अनुसार कार्य कर रहा था, किंतु धीरे धीरे कॉमवेल ने निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही कॉमवेल के शासन से ऊब गई और कॉमवेल प्यूरितन धर्म को मानता था। वह जनता पर जबरदस्ती धर्म को थोपने लगा। अतः जनता ने कॉमवेल को भी हटाकर चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दिया। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे से शासन करता था, किंतु वह भी धीरे धीरे निरंकुश होने लगा। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय के शासक बनते ही निरंकुश हो गया। वह अपने विद्रोहियों को दबाने लगा। तो इंग्लैंड की संसद ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा जेम्स की पुत्री मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त किया। हॉलैंड का राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करने पर इंग्लैंड की जनता ने उनका स्वागत किया। जेम्स द्वितीय बेलियम्स ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इस प्रकार 1688 में बिना रक्त बहाए इंग्लैंड की क्रांति सफल हो गई। इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव तो राजा और संसद के बीच विवाद को समाप्त किया गया। इसमें राजा को औपचारिक प्रधान बनाया गया। राजा संसद की अधिकारों को निर्धारित किया गया। फिर अधिकार का घोषणा पत्र 1689 में आया। 1689 में इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद की बिना अनुमति के ना कोई कानून बना सकता है, न पुराने कानून को समाप्त कर सकता है। राजा बिना संसद की अनुमति से नया कर नहीं लगाएगा, पुराने नियम कानून बदल नहीं करेगा। फिर वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में होगी। तो वित्त और सेना दोनों संसद के नियंत्रण में होगी। इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा और संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष था। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उनका शोषण करना था। इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। तो अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसे लाभ हो तथा अमेरिका को हानि हो। इस समय दो घटना हुई, स्टाम्प एक्ट तथा बोस्टन चाय पट्टी। स्टाम्प एक्ट 1765 में इसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट यानी संसद में यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसमें यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अतः उन्हें कहा कि प्रतिनिधि नहीं है तो कर भी नहीं है। तो टू टैक्स विदाउट टैक्स रिस्पेंसिबिलिटी यानी बिना प्रतिनिधित्व के टैक्स नहीं देंगे। है बोस्टन चाय पट्टी 16 दिसंबर 1773 में आई। इंग्लैंड ने अमेरिका को भेजे जाने वाला चाय पर अत्यधिक कर लगाया था। तो चाय पर इसने अधिक कर लगाया था वहाँ।
जब चाय से भरा जहाज यूएसए के वेस्टर्न बंदरगाह पर पहुंचा तो अमेरिका के लोगों ने सेमुअर एंडसम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चाय से भरे बोरियों को समुद्र में फेंक दिया, जिस कारण इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोली चला दी। इस हत्या को वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना कहते हैं। वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता का संदेश तथा राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं को अमेरिका में स्वतंत्रता का संदेश और राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसे जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस एन जैसे प्रमुख कवियों ने फैलाया था। फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहा था। यह युद्ध 1783 तक चला। तो अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहा था। यह युद्ध कब तक? 1783 तक चला था। इस युद्ध की समाप्ति 1783 में पेरिस समझौते के तहत हुई। युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो पेरिस समझौते के तहत 1783 में हुई और इस समझौते के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपने आप को 1776 को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु इंग्लैंड ने उसे 83 में स्वतंत्र कर दिया। अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका ने 1789 को बनकर तैयार हुआ संविधान वहाँ का, तो संविधान यहाँ बन गया। फिर अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर 1789 में फ्रांस की क्रांति में शुरुआत हुई। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया। तो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को बनाया गया और स्वतंत्रता के बाद अमेरिका 2 मुख्य समस्याएं थी, रंगभेद की और दास प्रथा की। तो अमेरिका में काले रंग या गोरे रंग के बीच भेद की लड़ाई थी, जिसे रंग भेद को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मार्टिन लूथर और किंग जूनियर ने निभाई। इसे ब्लैक गांधी या काला गांधी कहा जाता है। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी और अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था। जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, यही लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल ऑफ पीपल। फिर फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा यूएसए की क्रांति से मिली है। फ्रांस का राजा निरंकुश था, वह फिजूल खर्च करता था। राजा जनता पर नए कर लगाने लगा और जिससे जनता विद्रोह हुआ। फ्रांस का राजा निरंकुश था। एक बार जब राजा लुई 16वीं तथा उसकी पत्नी अत्रवेंता जब रथ यात्रा करते निकल रहे थे तो उनकी जनता रोटी कहकर भीख मांगने रही थी, तो रानी ने उसका कहा, रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। राजा के इस व्यापार से जनता विद्रोह करने लगी और राजा ने विद्रोहियों को पकड़कर ब्रिस्टल नामक जेल में डाल दिया। फ्रांस की जनता विद्रोह उग्र हो गया और यह विद्रोह रक्तपात का रूप ले लिया। इस रक्तपात की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को ब्रिस्टल दुर्ग जेल के पतन में प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध में जाकर समाप्त हुई। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है। इस कारण से बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। तो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा। फ्रांस की क्रांति के कारण तो राजा का निरंकुश हो जाना है। फिर क्रांति कारण राजा का निरंकुश होना है। असमान तथा अनियमित कानून होना है। पादरी और सामंतों को कर से मुक्त रहा। पादरी और सामंत जो थे वो कर से मुक्त थे। राजमहल में धन को पानी की तरह बहाया जा रहा था। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध हो रहे थे फ्रांस के। संसद में जनता की बात न सुनना है, तो संसद में जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो फ्रांस की समाज 3 भागों में बटा था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है। संसद को क्या है? स्टेट जनरल कहा जाता है। स्टेट जनरल 3 सदस्य थे, एक पादरी का जिसमें 308 सदस्य थे। तो इसमें
308 सदस्य। दूसरा कुलीन वर्ग था जिसमें 285 सदस्य थे। तीसरा सामान्य जनता जिसमें 621 सदस्य थे। सबसे ज़्यादा तीसरे वाले में थे, जनता वाले में। जनता का सदन स्टेट जनरल की बाईं तरफ, और वे लोग जो सरकार का विरोध करते थे, अतः तब से यह प्रथा प्रारंभ हो गई कि जो दल सरकार का विरोध करेगी वो लेफ्ट यानी वाम दल कहलाएगी और बाईं ओर बैठेगी, लेफ्ट में बैठेगी। 1789 में राजा ने एक नया कर लाया जो सिर्फ साधारण जनता पर लगाने का प्रस्ताव था, तो साधारण जनता पर लगाने था। अतः तृतीय सदन जनसाधारण ने इस कर का विरोध किया, जनता ने इसका विरोध किया, जिस कारण राजा लुई 16वां ने तृतीय सदन को भंग कर दिया। टेनिस कोड आदर्श शपथ। दो टेनिस कोड। जैसे ही राजा ने तृतीय सदन को भंग किया तो तृतीय सदन के लोगों ने टेनिस कोर्ट जो है वहाँ के मैदान में आकर शपथ लिया कि वे राजा लुई 16 के शासन का अंत कर देंगे। तो तीसरे सदन जो लास्ट जनता का था उसे समाप्त कर रहे थे। तो वेस्टर्न दुर्ग का पतन। राजा अपने विद्रोहियों को वेस्टर्न दुर्ग नामक जेल में डाल दिया। राजा ने अपने विद्रोहियों को वेस्टर्न दुर्ग में डाल दिया। जनता ने वेस्टर्न दुर्ग को 14 जुलाई 1789 को दुर्ग को जो जेल थी उसे नष्ट कर दिया और कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, 14 जुलाई को। फिर चुड़ैलों का धावा। तो 5 अक्टूबर से 1789 को पेरिस में 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वारसाय के महल पर कूच की और इस घटना को चुड़ैलों का धावा कहते हैं। तो महिलाओं ने की, इसीलिए चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति। पूरे क्रांति 2 भागों में बटे थे, जैकोबियन और जेरोदिस्ट। तो ये बहुसंख्यक थे और हिंसक थे। जैकोबियन जो थे वो कैसे हिंसक थे और बहुसंख्यक थे। जेरोदिस्ट ये अल्पसंख्यक थे, जेरोदिस्ट वाले अल्पसंख्यक थे और अहिंसक, हिंसा नहीं करते थे। फ्रांस की क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो भारत ने भी समानता स्वतंत्रता का फ्रांस से लिया है। फ्रांस की क्रांति को रूसो मॉन्टेस्क्यू वाल्टेयर नामक दार्शनिकों ने बढ़ावा दिया। रूसो माल्टेंगे और वाल्टेयर ने बढ़ावा दिया इस क्रांति को। फिर इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। वह इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। तो इटली 13 खंडों में बटी हुई थी। इटली के एकीकरण में सबसे पहले सिडिनिया के राजा आगे आए और इस इटली के एकीकरण का जन जोसेफ मेनेजी को माना जाता है। जोसेफ मेजनी ने कहा कि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दें। तो जोसेफ मेनेजनी ने कहा कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दी जाए। फिर काउंट दी कैवोर ने 1858 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। तो 1858 में इसमें क्रीमिया के युद्ध में काउंट डी कैवोर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इटली की जो समस्या है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। इन्हीं के प्रयासों से 1771 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो 1771 में इटली का क्या हुआ? एकीकरण पूरा हुआ। 1871 में पूरा हुआ। और काउंट डी कैवोर को इटली का बिस्मार्क कहा गया। काउंट डी कैवोर को इटली का बिस्मार्क कहा गया। गॉरिबोल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इसे एक विशेष प्रकार की सेना गठन किया था जिसे लाल कुर्ती सेना कहा जाता है। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका संबंध क्रीमिया युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मन एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है।
तो जर्मनी के एकीकरण का संदेश वाहक किसे नेपोलियन को माना जाता है। इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी थी, जबकि फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार किए हुए था। तो फ्रांस क्या है, जर्मनी के जो राइनलैंड का मतलब जहाँ ज़्यादा संसाधन निकलते हैं उस पर फ्रांस ने अधिकार कर रखा था। अतः फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। फ्रांस नहीं चाहता कि जर्मनी एकीकरण हो जाए। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, जो प्रशा के शासक विलियम्स का प्रधानमंत्री था। प्रशा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बनाया और 1848 में जर्मनी में संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया। तो जर्मनी में संविधान सभा 1848 में बनी। जर्मनी के संविधान को विमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया के प्रशा के बीच 1886 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना लिया गया। प्रशा और फ्रांस के बीच एकीकरण के लिए 1870 ईस्वी में युद्ध हुए और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इस युद्ध के बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहां के शासक चांसलर का राज्याभिषेक पेरिस के वारसराय के महल में किया। रूस की क्रांति 2 चरणों में हुई। 1904 से 5 में युद्ध में जब रूस जापान से हार गया तो रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई और रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार निरंकुश शासक था और 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक संघ राजमहल के सामने अपनी समस्या को लेकर पहुंचा, जिस पर राजा ने गोली चलवा दी और इस खूनी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। रूस की क्रांति को बाल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस की क्रांति एक साम्यवादी क्रांति थी। रूस की क्रांति का सबसे बड़ा नायक लेनिन और ट्रॉट्स्की था। रूस की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने भी समर्थन दिया। तो रूस की क्रांति जिसने कार्ल मार्क्स ने समर्थन दिया। लेनिन ने चेको सेना का गठन किया। तो लेनिन ने चेको सेना का गठन किया, जबकि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। ट्रॉट्स्की रूस में अस्थायी प्रगति का समर्थक था। ट्रॉट्स्की लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक संघ बना। तो लेनिन के मजदूरों के एक संघ का निर्माण किया गया। इस संघ को सोवियत संघ का नाम दिया गया। लेनिन रूस का जो शाही व्यवसाय है, जार व्यवस्था का कट्टर विरोधी था। तो जार की व्यवस्था थी उसका राजा की, तो उसके कट्टर विरोधी था लेनिन। उसने क्रांति के माध्यम से रूस के जार निकोलस द्वितीय के सत्ता को अंत कर दिया। लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो गई। हालांकि रूस की क्रांति 1917 में ही सफल हो गई थी। तो 1917 में सफल हो गई, उसके बाद 1924 में ये लेनिन की मृत्यु हो गई। और आधुनिक रूस का निर्माण स्टालिन को बोला जाता है कि रूस का निर्माता स्टालिन है। फिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये 1 अगस्त 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त से 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था। एक भाग मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र था।
मित्र राष्ट्र और द्वी राष्ट्र बता। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन थे? तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका नेतृत्व इसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो ध्रुवीय राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी ध्रुवीय राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। मित्र राष्ट्रों ने इटली को लालच दिया कि वे युद्ध समाप्ति के बाद इटली को कुछ भाग देंगे, किंतु इटली को कुछ भी नहीं दिया। तो मित्र राष्ट्र लालच दे रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, जिससे 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई। तो बोस्निया जो है, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में उसकी राजकुमार की हत्या कर दी गई। इस घटना को सेराजेवो हत्याकांड कहा गया। इसकी पहली बार कुल 37 देशों ने भाग लिया, पूरा विश्व इसमें भाग नहीं लिया था। तो 37 देश भाग लिया था, पूरा विश्व नहीं लिया था, किंतु पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई, अतः इसे प्रथम विश्व कहा जाता है। इस युद्ध की शुरुआत 1 अगस्त 1914 को जर्मनी द्वारा रूस के आक्रमण से हुई। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था। जर्मनी एवं फ्रांस 3 अगस्त को युद्ध कर फिर उसके बाद जर्मनी ने और फ्रांस ने 3 अगस्त को युद्ध कर लिया, जिससे जर्मनी ने 8 अगस्त को इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया। तो जर्मनी और फ्रांस युद्ध हुआ और फिर जर्मनी ने इंग्लैंड पर भी हमला कर दिया। 26 अप्रैल 1915 को इटली इस युद्ध में प्रवेश किया। तो 26 अप्रैल 1915 में इटली इस युद्ध में प्रवेश कर गया। इस युद्ध में सबसे अंत में 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका इसमें कूद पड़ा, क्योंकि अमेरिका के जलयान को जर्मनी ने पानी पनडुब्बी या बॉल्स ने डुबो दिया था। अतः यह युद्ध पूर्ण रूप से वर्साय की संधि द्वारा जून 1919 में समाप्त हुआ। तो वर्साय की संधि हुई 1919 में, ये गलत संधि थी। यह संधि फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय के महल में हुई। यह संधि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। जर्मनी ने शुरुआत की थी इस युद्ध की, इसलिए जर्मनी पर थोपी गई थी। इस संधि की शर्तें निम्न थी। तो जर्मनी की सेना 1 लाख से अधिक नहीं हो सकती, कि जर्मनी अपनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखेगा। जर्मनी कभी भी घातक हथियार नहीं रख सकता। जर्मनी के युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए खर्चों का वहन करेगा। यानी जर्मनी से युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्रों ने अपने खर्च किए हैं वो सब जर्मनी दे। और जर्मनी का राइनलैंड यानी रूर घाटी जो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था संसाधनों से, कोयला क्षेत्र को फ्रांस को 15 वर्षों के लिए दे दिया गया। यह संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विशाल वृक्ष के बीज के समान कार्य किया इसने। तुर्की गणराज्य। तुर्कियों को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्कियों यूरोप का मरीज, यह एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। यह एक मुस्लिम देश है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने वादा किया कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स के संधि द्वारा तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इस संधि का मुस्तफा कमाल पाशा ने विरोध किया और इस संधि के खिलाफ भारत में भी खिलाफत आंदोलन, तो भारत में गांधी शामिल हो गए तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया, अर्थात अब तुर्की के राजा न होकर चुनाव के द्वारा राष्ट्र प्रमुख की व्यवस्था की गई थी, चुनाव होगा वहाँ। अप्रैल 1924 को तुर्की संविधान बनाया गया। तो 1924 में तुर्की संविधान बना और मुस्तफा कमाल का पाशा राष्ट्रपति बनाए गए।
मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का राष्ट्रपति कहा जाता है। फिर इटली में फासीवाद, इटली में था फासीवाद क्या था, तो इटली में फासीवाद का जनक मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी ने फासीवाद की शुरुआत इटली के मिलान शहर में की। इटली का मिलान शहर है, तो वहाँ इसने मुसोलिनी ने फासीवाद की शुरुआत की। मुसोलिनी के पुत्र का नाम डोमिटो मुसोलिनी था। उसे ड्यूस कहकर बुलाया जाता था, ड्यूस कहकर बुलाया जाता था। मुसोलिनी अपनी सेना अधिकारियों को डियाज कहकर बुलाता था। तो सेना अधिकारी जो थे उसको डियाज कहकर बुलाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी मित्र राष्ट्रों के विरोध में था, यानी जर्मनी के साथ था। मुसोलिनी का कहना था कि विश्व शांति कायरों का सपना है। विश्व शांति किसका है? कायरों का सपना है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ता है वह एक बांझ महिला के समान है। फासीवाद का अर्थ है एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना। तो फासीवाद का अर्थ है एक सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना। फासीवाद को मानने वाले लोग जाति के उच्चता में विश्वास रखते हैं। तो जाति की उच्चता में विश्वास रखते हैं जी। 28 अप्रैल 1985 को मुसोलिनी को कैद कर फांसी दे दी गई और इस प्रकार इटली में फासीवाद का अंत हो गया 1985 में। फिर जर्मनी का नाजीवाद। इटली का फासीवाद था, जर्मनी का नाजीवाद था। जर्मनी में नाजीवाद के जनक एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। तो एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के जनक थे। इसने नाजी दल की स्थापना 1921 में की थी। तो 1921 में नाजी दल की स्थापना हुई। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख शासक पर सत्ता पलट दी। तो 23 में जो क्या हिटलर ने म्यूनिख शासक जो था उसकी सत्ता को पलट दिया, किंतु असफल रहा, जिस कारण हिटलर को बंदी बना लिया गया। हिटलर जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखी, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। जर्मनी भाषा में लिखी उसने। फिर 1982 ईस्वी में जर्मनी का पीएम हिटलर बना। तो 1982 में जर्मनी का पीएम हिटलर बना और इसमें अप्रैल 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी के लिए एक सुरक्षा परिषद का भी गठन किया। तो सुरक्षा परिषद का गठन किया, उसका अध्यक्ष बना। हिटलर ने एक गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ की जिससे गेस्टापो कहा जाता है। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र नेता। हिटलर यहूदी धर्म का कट्टर विरोधी था, अतः उसे फ्यूहरर कहते थे। आर हेंस ने कहा है कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वो जर्मनी के प्रति भी वचनबद्ध है। जो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है वो जर्मनी के प्रति वचनबद्ध है। हिटलर ने वारसाई की संधि तोड़ दी। हिटलर जो था उसने क्या किया था? वारसाई की संधि तोड़ दी और उसने अपनी सेना का सशक्तिकरण किया, यानी सेना को बड़ा सशक्तिकरण करने लगा। हिटलर ने लड़ाकू जहाज़ों और लुफ्तवाफ कहते हैं लड़ाकू जहाज बनाए। हिटलर ने पनडुब्बी को यू-वोल्टस कहते हैं, पानी को पनडुब्बी को वोल्टस कहते हैं। पनडुब्बियों में पेट्रोल भरने वाली छोटी जहाज़ों को जैसे मिक्काओ कहते थे वो सब बनाई। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना के चारों ओर से घेर लिया। 30 अप्रैल 1985 को हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली और इस प्रकार जर्मनी से नाजीवाद का अंत हो गया। तो जर्मनी में नाजीवाद चल रहा था।
द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में और 45 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वार्साई की संधि द्वारा जर्मनी का ज़्यादा अपमान हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी ने पोलैंड पर इसमें आक्रमण किया और इस युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ। तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ, 2 सितंबर 1945 तक चला। इस युद्ध में 61 देश थे और 2 गुटों में बटे हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस थे। यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस थे और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी था, इटली था और जापान था। जापान तथा चीन के बीच मंचूरिया क्षेत्र पर अधिकार के लिए, तो सबके अपने अपने हित थे इसमें। तो क्या है, जापान पर क्या है, चीन मंचूरिया वाले क्षेत्र पर अधिकार के लिए युद्ध हो गया था अतः चीन जापान के विरोध में लड़ रहा था। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से चीन मित्र राष्ट्रों के साथ था। इस युद्ध में जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप, जापान ने क्या किया, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित पोर्ट हर्बल नामक सैन्य केंद्र को ध्वस्त कर दिया। तो जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप है तो पोर्ट हर्बल के नौसैनिक केंद्र को ध्वस्त कर दिया, जिस कारण अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान की हिरोशिमा और हिरोशिमा पर यूरेनियम से बना लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया था तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की नागासाकी पर भी पोलोनियम से बना फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया। 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान में गिराए थे। इस युद्ध में जर्मनी ने रूस से यह संधि की, तो रूस से संधि किया था कि वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे। रूस से मतलब क्या था कि वे आपस में युद्ध नहीं करेंगे, किंतु जर्मनी ने संधि को तोड़कर रूस पर आक्रमण कर दिया, किंतु जर्मनी की अधिकतर सेना ठंड से मर गई। जर्मनी की क्या है, अधिकतर सेना ठंड से मर गई और दूसरी तरफ जर्मनी के सेना डेनमार्क इत्यादि पर हमला करने के दौरान नष्ट हो गई। तो डेनमार्क पर हमला करने के दौरान भी नष्ट हो गई थी। तो इंग्लैंड की शाही वायुसेना ने जर्मनी की संधि से अधिक विमानों को मार डाला। तो इंग्लैंड ने वायुसेना ने जर्मनी की संधि से अधिक वायुयानों को मार दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया, तो जर्मनी ने फ्रांस पे अधिकार कर लिया था इसमें। और इंग्लैंड की शाही सेना ने जर्मनी की संधि से अधिक विमानों को मारा था और लेकिन जर्मनी ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए फ्रांस के नॉरमंडी नामक स्थान में प्रवेश की। तो इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए फ्रांस के होकर जाएगी, जबकि इंग्लैंड की सेना बर्लिन यानी जर्मनी पहुंची। जब इंग्लैंड की सेना जर्मनी में पहुंची, बर्लिन में उसकी राजधानी पहुंची, तो उससे पहले ही रूस की सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी और हिटलर आत्महत्या कर चुका था। तो जर्मन की जो राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे बर्लिन की दीवार कही गई। जब जर्मनी 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार हो गया जो साम्यवादी था, सब कुछ सरकारी, जबकि पश्चिमी जर्मनी पर, जो पश्चिम की जर्मनी थी, उस पर इंग्लैंड तथा यूएसए का प्रभाव पड़ा। पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद था। 1990 में बर्लिन की दीवार गिराई गई और जर्मनी का दोबारा एकीकरण हुआ। तो 1990 में हुआ ये। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, जापान के सम्राट हिरोहितो थे
शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर। अब शीत युद्ध हुआ तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से 1991 तक जो वाक्य युद्ध यानी बातचीत चाल, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच था। तो अमेरिका और रूस शक्तिशाली राष्ट्र थे, इनके बीच हुआ। उस समय 15 देशों का एक संघ था। उस समय रूस 15 देशों का संघ था, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में 91 में टूट गया और शीत युद्ध का अंत भी हो गया। चीन की क्रांति, चीनी क्रांति तो यह 1911 में प्रारंभ हुई। 1911 में प्रारंभ हुई यह क्रांति नायक डोसनायत सेन थे। इन्हें चीन के मंचू वंश के शासक को उखाड़ फेंका। चीन में मंचू वंश का जो शासक था उसने वहाँ उखाड़ फेंका गया और सनायत सेन ने 1912 में क्योमिंग तांग पार्टी का गठन किया। तो सेओतान ने किसका? क्योमिंग 1912 में क्योमिंग तांग पार्टी का गठन किया। 1927 ईस्वी में क्योमिंग तांग पार्टी से संप्रदायवादी विचारधारा के लोग अलग हो गए। तो जो 1917 ईस्वी में क्योमिंग पार्टी थी, उस पार्टी से संप्रदायवादी जो साम्यवादी लोग थे, विचार वाले लोग, वो अलग हो गए, जिसके कारण 1928 में चीन में गृह युद्ध हो गया। साम्यवादी लोग अलग हो गए और गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट का नेतृत्व माओ सेतुंग, कम्युनिस्ट जो थे उसका नेतृत्व माओ सेतुंग कर रहा था। माओ सेतुंग एक कट्टर कम्युनिस्ट नेता था। कम्युनिस्टों के दमन के लिए चाई यंग फाइरेक ने साम्यवादी कम्युनिस्ट बुलशियर आर्मी का गठन किया। तो साम्यवादी कम्युनिस्ट का गठन किया। ये कम्युनिस्ट को हरा नहीं सका और चीन के रिसेवर्स बैंक का सेना लेकर वह फार्मोसा जो द्वीप है, भाग गया। फार्मोसा द्वीप का वर्तमान नाम ताइवान है। तो ताइवान भाग गया। वर्तमान समय में चीन ताइवान को अलग देश नहीं मानता है। चीन उसे अलग देश नहीं मानता है। 1 अक्टूबर 1949 को चीन गणराज्य घोषित कर दिया गया। चीन गणराज्य का पहला अध्यक्ष माओ सेतुंग को बनाया गया। माओ सेतुंग ने बोला था कि समाज क्रांति बंदूक की नली से निकलती है। सामाजिक क्रांति जो है बंदूक की नली से निकलती है। माओ सेतुंग कहना था कि जब लोग रहेंगे वहाँ अधिक तरह से विचार भी आएंगे। चीन ने जोनरे के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई, अर्थात चीन ने देश को पूरे विश्व के व्यापार के लिए खोल दिया। ऐसा करने वाला पहला कम्युनिस्ट देश था। व्यापार के लिए सबको खोल दिए। हम प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनको सम्मिलित करना है कि तारीख हिंद अलबरूनी की है। तारीख दिल्ली खुसरो की है। रोहेला इब्न बतूता की है। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की है। अलबरूनी भारत आया था तो गयासुद्दीन 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी के। निम्नलिखित राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित हुए। जयचंद भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। फिर रावर का युद्ध कब हुआ? 712 में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण समय स्वर्ण नगरी किसे कहा? मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ तो स्वर्ण नगरी किसे कहा गया था? तो मुल्तान को कहा गया था। दिल्ली का वह शासक कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी कर और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इल्तुतमिश था वो। फिर भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज बलबन आरंभ किया था। बलबन ने दिल्ली में किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसे रक्त और लौ की नीति? तो बलबन।
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है ये। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को। दिल्ली कौन सा मंगेल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश, क्योंकि इसके दरबार में आया था वो बचने के लिए चंगेज खां से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली महिला रजिया थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर सिकंदर सानी उपाधिकरण किया तथा अलाई दरवाजा बनाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़गढ़ विजय को जोड़ा जाता है राणा रतन सिंह से। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसे मंगोलों के विरुद्ध लड़ती हुई मृत्यु हुई? तो जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे? तो मलिक काफूर को भेजा गया। दक्षिण भारत का विजय का श्रेय किसे? मलिक काफूर को दिया जाता है। अलाउद्दीन के समय था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दल उल सफा क्या था? एक खतौली अस्पताल था, खैराती अस्पताल था दल उल सफा। दिल्ली का दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी सभी नीतियाँ सफल होती नहीं। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहर निर्माण के लिए जाल बिछाया इसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरें बनवाई। फिर महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी किस युद्ध में पराजित किया? तो खतौली और घटौली का युद्ध महाराणा सांगा को इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। फिर निम्नलिखित युगों में से कौन सही है? तो इसमें दीवाने बागान फिरोज शाह बागान, क्योंकि मतलब बाग बगीचे बनवाता था और बहुत ज्यादा सैनिक था फिरोज शाह तुगलक के पास। कबीर शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा। इसमें सुमेलित करना है सूची को। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्तिया, इसको इससे मिलाएंगे चौथे से, नक्शबंदिया। शेख अहमद सरहिंदी दूसरे हैं, शेख अहमद सरहिंदी चिश्तिया। दारा सिकोहा जे थे शहरवादिया और शेख शहाबुद्दीन कदरिया। फिर निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने। मीराबाई समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। फिर विजयनगर साम्राज्य प्रसिद्ध हजरा मंदिर किसके शासन में निर्मित? तो कृष्णदेवराय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजरा मंदिर। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया? तो विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। निकोलो कोंटी कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, निकोलो कोंटी। फिर किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ किस रचना तेलुगु भाषा में किसने की? कृष्णदेवराय ने अमूल्यमाल्यद की रचना की। द्वारिक समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल राजवंश की राजधानी थी। सूची सम्मिलित करना है। आदिल शाह गोलकुंडा, कुतुब शाह अहमदनगर, निजाम शाही
बीजापुर। सरकी शाही जौनपुर। अलई दरवाजा का निर्माण सुल्तानों ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाजा का निर्माण करवाया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, बलबन का। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, खुद उसने बाबर ने लिखी थी। फिर अरबी में, फारसी में खाना ने उसको अनुवाद किया। भारत के मुस्लिम शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर ने नाम रखा था। पानीपत का कौन युद्ध सम्मिलित है, तो पानीपत में कौन से युद्ध सम्मिलित नहीं है, तो पानीपत का ये तो सम्मिलित है, 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 27 में, घग्गर का युद्ध 29 में और चंदेरी का युद्ध ये सम्मिलित नहीं है। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं, पूर्व का राफेल बेहजाद। बाबर को सर्वप्रथम आरा बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल ले जाया गया अकबर के समय। फिर किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की, शेरशाह सूरी ने। हजरते आला बाद में सुल्तान बना। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय क्या थी, तो 64:1 के अनुपात में था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया, तो ये शेरशाह सूरी ने कहा था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया, शेरशाह सूरी ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों तथा तिथि अनुसार सही क्रम, तो हुमायूं द्वारा तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा, चौसर, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध। हुमायूं किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा, तो कन्नौज युद्ध के बाद भारत को छोड़ना पड़ा उन्हें। राणा सांगा की किस विधवा को हुमायूं के पास भेजकर सहायता की मांग की, तो रानी कर्णवती ने सहायता मांगी थी। अकबर की इच्छा अनुसार किसे रामायण का फारसी में अनुवाद किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में रामायण किया, रामायण का। इसमें सही सुमेलित करना है, तो बाबर काबुल में दफनाया गया, अकबर सिकंदराबाद में है, जहांगीर लाहौर में है और शाहजहां आगरा में है। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में शेरशाह अकबर के मध्य कौन नेतृत्व कांटी था, टोडरमल दोनों के समय थे। फिर अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था एक प्रसिद्ध नीति आईने दयसाला टोडरमल ने चालू की थी। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया, तो अकबर ने दीन इलाही। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष, तो 1576 में हुआ। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी, तो अलसीरगढ़। सुलह-ए-कुल सिद्धांत किसके प्रतिपादित, अकबर ने सुलह-ए-कुल। भारत में किस शासक काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो अकबर के समय। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का रोज विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे निम्नलिखित में से इंग्लिश खां की उपाधि, तो विलियम हॉकिंस खां को उपाधि दे दी थी इंग्लिश खां की, लेकिन कंपनी खोलने के लिए इजाज़त नहीं दी। अहमदू छोले का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, तो नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी। पेंटादूरा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो अहमदू छोले के मकबरा में पेंटादूरा का प्रयोग हुआ, नूरजहां ने बनवाया था जी। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई, इसके समय सूरदास कौन से ग्रंथ लिखे, सूरसागर।
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? मीर जुमला ने। फिर अलई दरवाजा दिल्ली में तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बुंदेला दरवाजा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनाया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां के समय उत्तराधिकार, इसका सही क्रम है तो उत्तराधिकार के लिए बहादुरगढ़ का, घरमत का, रमूगढ़ का, फिर देवरिया का युद्ध हुआ। महमूदगढ़ का, घमरत का और समूगढ़ का, देवरिया का युद्ध हुआ। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लाया गया था? तो औरंगजेब ने इसे जजिया को पुनः लाया था, मतलब फिर से लगा दिया था जजिया औरंगजेब ने। दारा सिकोह ने किससे शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सर-ए-अकबर के अंतर्गत। मुगल सम्राट जिसे सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम औरंगजेब। हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति औरंगजेब ने की। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल रबिया दुरानी का मकबरा घटिया ताजमहल का है। फिर गुजरी महल किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने गुजरी महल बनाया। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी? तो औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिकोह की हत्या की? तो देवराई के चौथा युद्ध हुआ था लास्ट, उसमें उसने हत्या कर दी थी। उसका भाई था ये दारा सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिन्ना पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदात भूमि। कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था? अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू था के नाम से उसने उपाधि धारण कर ली थी कुछ समय के लिए, अकबर के समय, अकबर से पहले राजा बन गया। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। निम्नलिखित में से किस बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब ने 2 बार अभिषेक करवाया था। फिर मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया। जाब्ती प्रणाली की उपज अकबर की जब्ती प्रणाली। फिर निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वाधिक अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो कछवाहा ने। परिवार ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर अब्बुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? तो शाहजहां यानी सलीम को पकड़ने के कारण, मतलब पकड़ के ला रहे थे वो। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था थी सैनिकों की। कृषि कार्य में सहायता के लिए मध्यकालीन भारत में पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की तो शेरशाह ने प्रारंभ की थी। दिल्ली के पुराना किला में वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किला शेरशाह सूरी ने बनवाया। निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो खानवा के युद्ध में, जब उसे लड़ना था पानीपत के बाद अगला युद्ध संयुक्त सेना से सबकी, तो खानवा के युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वह कौन थे? तो राणा सांगा थे। कौन से युद्ध जल और स्थल दोनों में जगह संपन्न हुआ था? तो घग्गर का युद्ध।